नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में, जैसे कि आप सभी को पता है, हमने पिछले सेशन में समास जो है इनका रिवीजन शुरू किया था, समास के बारे में पढ़ा था। बहुत सारी चीजें समास में हैं जो आप याद रखेंगे तो आपको आगे फ्यूचर में समास की प्रक्रिया और समास विग्रह में दिक्कत नहीं आएगी। और इस तरह के प्रश्न आप देखते हैं कि आपको शब्द दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि इसमें कौन सा समास है, या आपको एक सेंटेंस दिया जाता है और इसमें पूछा जाता है कि इसमें कौन सा समास है। तो सबसे पहले हम इसको रिवाइज करेंगे एक बार। हमने कल से ही रिवीजन शुरू कर दिया है और आज भी हम इसको रिवाइज करेंगे। इसके बाद हम समास से जुड़ी एक्सरसाइज करेंगे ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए और आप बहुत अच्छे से इनको सॉल्व कर सके। तो शुरू करेंगे हम आज का सेशन। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। चलिए, तो जैसे कि हमने पिछले सेशन में पढ़ा समास की परिभाषा, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं और आपने अपनी कॉपी में पहले भी लिखी है, और जिसने नहीं लिखी है उसने भी हमारे इस सेशन से शुरू कर दिया होगा। उसके बाद हमने समास की प्रक्रिया के दौरान बने हुए शब्द के बारे में बताया कि उसको हम समस्त पद या सामासिक शब्द कहते हैं। और सामासिक शब्द जो है वो दो पदों से मिलकर बना होता है। तो उसके बाद सबसे पहले हमने एक और चीज पढ़ी, समास विग्रह, यानी कि सामासिक जो शब्द होता है, समासीकरण की जो प्रक्रिया होती है, संक्षिप्तीकरण की जो प्रक्रिया होती है, उसमें बने हुए शब्द को उसकी ही पूर्वावस्था में लेकर आना समास विग्रह कहलाता है। और एग्जाम्पल से मैंने सबसे पहले आपको बताया था और फिर इसकी परिभाषा हमने लिखी थी कि समस्त पद को अलग अलग करके लिखना समास विग्रह कहलाता है। और जैसे यहाँ पर समस्त पद जो है वो दो पदों से मिलकर बना होता है, और वो दो पद कौन कौन से हैं? पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर दिया था, देशभक्ति, देश भक्ति, नीति, निपुण। तो दोनों शब्द जो हैं वो आप देख पा रहे हैं कि दो पदों से मिलकर बने हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। और उसके बाद हमने पढ़ा था समास के प्रकार या समास के भेद। तो समास के जो भेद हैं वो 6 भेद हमारे हैं। समास के 6 भेद होते हैं, ये हमने पढ़ा था। और मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के लिए बताया था कि जब हम समास के भेदों को पढ़ते हैं तो उसमें हमें दो चीजें याद करनी होती है। तो इन दो चीजों के बारे में मैंने आपको इससे पहले बता दिया था कि क्या होता है पूर्व पद और क्या होता है उत्तर पद। और ये एक आपके लिए यहाँ पर एग्जाम्पल था कि आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। आज हम रियल में समास के भेदों को पढ़ेंगे, समास के प्रकारों को पढ़ेंगे। तो समास के आपको 6 प्रकार मैंने बताए हैं और पहले भी हम इन प्रकारों को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। और जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ बार बार, ये हमारी रिवीजन क्लास है। आपने पहले भी समास के प्रकारों को पढ़ा है, अपनी कॉपी में लिखा है। आज ये आपका भी टेस्ट है कि आप इसको कितना आप, जब मैं आपको यहाँ से पढ़ा रही हूँ तो कितनी चीजें आपको याद हैं, क्या चीज आप बिल्कुल याद कर पा रहे हैं कि हाँ मैं बिल्कुल सही यहाँ पर हूँ। तो पहला है यहाँ पर अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। अगला है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास।
अगला है कर्मधारय समास। समास, द्विगु समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, और बहुब्रीहि समास। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। क्योंकि सारी चीजें पहले पढ़ चुके हैं तो सभी को हम शॉर्ट में पढ़ेंगे और ये आपका रिवीजन है, तो आप बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझेंगे। पहले भी पढ़ चुके हैं, अपनी जो आपने पढ़ा है आप उसको एक बार, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप इसको रिवाइज करके आएंगे, तो आपने ये सारी चीजें रिवाइज की होंगी और आप यहाँ पर, जब मैं यहाँ पर इन सब चीजों को लिखूंगी तो आप इसको यहीं पर कंठस्थ करेंगे, यहीं पर साथ के साथ आप पढ़ेंगे, साथ के साथ आप फिर से समझेंगे। तो हम शुरू करते हैं अव्ययी भाव समास से। तो अव्ययी भाव समास, नाम से ही आपको पता चल रहा है शब्द का, अव्ययी भाव समास। तो यहां पर अव्ययी भाव समास जो है, नंबर 1 भाव समास, अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि अव्यय शब्द आप समझिए, अव्यय, तो अव्यय शब्दों के बारे में आपने पढ़ा है, अविकारी शब्दों के बारे में आपने पढ़ा है, क्या होते हैं अव्यय शब्द, क्या होते हैं अविकारी शब्द। तो जिस समास का जो पूर्व पद होता है, जिस समास का पूर्व पद अव्यय होता है तथा प्रधान भी होता है, जो पूर्व पद है, देखिए मैंने आपको कहा था कि पूर्व पद और उत्तर पद के बारे में जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि हर बार आपको किसी भी समास की जब आप विशेषता के बारे में जानेंगे, उसकी विशेषता को पढ़ेंगे, तो आपको उसकी कुछ मुख्य बातें याद रखनी होंगी। तो यहाँ पर है कि जिस समास का जो पूर्व पद होता है वो अव्यय और प्रधान होता है, अव्यय और प्रधान पद होता है, जो पूर्व पद होता है। तो यहाँ पर अव्ययी समास का पूर्व पद अव्यय हो तथा प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और यहाँ पर लिंग वचन कारक की वजह से, ये जो है लिंग वचन कारक की वजह से नहीं बदलता, क्योंकि नाम है अव्ययी भाव समास, अविकारी समास। तो अविकारी यानी कि जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, कुछ भी परिवर्तन नहीं आता है। तो इसकी हम पहले परिभाषा लिखेंगे और फिर इसको कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे, पूर्व पद अव्यय और पूर्व पद प्रधान। इसमें क्या होता है, पूर्व पद अव्यय होता है और पूर्व पद ही प्रधान होता है। और जहां पर पूर्व पद अव्यय होगा उस पर लिंग वचन काल का कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल भी किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं होगा, परिवर्तित नहीं होगा। तो यहाँ पर एक समस्त पद में आपको देती हूं, समस्त पद, एक समस्त पद दिया, यहां पर इसका आपको समास विग्रह करना है। समास विग्रह करते हुए समास का नाम बताइए, इस तरह आपको शब्द आते हैं, ठीक है। तो यहां पर
भर पेट, यथा शीघ्र, आजीवन, और बीचों बीच या यथासंभव। यहां पर 4 शब्द मैंने आपको दिए। पहला भरपेट। भरपेट शब्द है, समस्त पद है, 2 पदों से मिलकर बना है, भर और दूसरा पेट। तो भर शब्द क्या है आपका? अव्यय शब्द है। आप अगला देखेंगे, यथा शीघ्र। यथा शीघ्र 2 पदों से मिलकर बना हुआ है, यथा और शीघ्र। प्रथम पद यानी कि यथा, यथा यानी कि जितना भी जल्दी हो सके, ठीक है, जितना हो सके। तो ये जो शब्द है ये आपका अव्यय शब्द है। आजीवन, आजीवन यानी कि जीवन भर। तो ये भी आप यहाँ पर देख रहे हैं 2 शब्दों से मिलकर बना है, आ धन जीवन। तो आ जो शब्द है ये आपका अव्यय शब्द है, जीवन शब्द जो है ये आपका उत्तर पद है और आगे का इसका शब्द है। यथा संभव, यथा यानी कि वही जितना, तो संभव, यथा और संभव 2 पदों से मिलकर बना हुआ है। प्रथम पद यथा जो है ये आपका अव्यय है और हर एक शब्द में आप देख रहे हैं प्रथम पद प्रधान है। भर पेट, पेट की बात की जा रही है यानी कि पेट भर कर। अब इसका हम समास विग्रह कैसे करेंगे? पेट को भर कर, यथाशीघ्र, यथाशीघ्र यानी कि जितना शीघ्र, शीघ्र का अर्थ है जल्दी, शीघ्र हो सके। आजीवन, जीवन पर्यंत। जीवन पर्यंत। अगला यथासंभव, जितना संभव हो या हो सके, जितना संभव हो सके। तो आप देख रहे हैं यहां पर पेट को भरकर, ठीक है। तो यहां पर जो पेट शब्द है वो तो एक सामान्य शब्द है, लेकिन भरकर जो भर शब्द जो है ये आपका अव्यय शब्द भी है और प्रधान भी है। यथाशीघ्र यानी कि जितना भी शीघ्र हो सके, जल्दी हो सके। यथा शब्द यहाँ पर प्रधान शब्द भी है और अव्यय शब्द भी है। आजीवन यानी जीवन पर्यंत की बात की गई है, तो आ शब्द जो है ये आपका अव्यय शब्द भी है और एक प्रधान शब्द भी है। यथासंभव बिल्कुल सेम, यथा शब्द जो है वो आपका अव्यय भी है और प्रधान भी है। तो आप सबसे पहले जब आपको कोई भी शब्द दिया जाता है आप उसका समास विग्रह करेंगे और उसके बाद उसका पूर्व पद और उत्तर पद को देखेंगे कि कौन सा पद यहाँ पर प्रधान है, क्या इस पद में विशेषता है, ठीक है। और उससे आपको समझ में आएगा कि इस शब्द में कौन सा समास है, इस वाक्य में कौन सा समास है। तो इस तरह हमारा जो प्रथम अव्ययी भाव समास है इसका हमने रिवीजन किया। और भी जो शब्द हैं उन्हें मैं आपको होमवर्क में दूंगी, आप इसको अपने घर में प्रैक्टिस करेंगे। अगला है तत्पुरुष समास। नंबर 2 है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष पुरुष समास में क्या होता है कि उत्तर पद
प्रधान होता है। अब ये उत्तर पद यानी कि जो बाद का पद है, उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच आने वाले परसर्गों का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले इसके मुख्य जो बिंदु है वो मैं आपको बताऊंगी कि उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है और नंबर 2, परसर्गों का लोप हो जाता है। का लोप हो जाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए, मैं आपको पहले बताती हूं। पूर्व पद, उत्तर पद और समस्त पद, इसको आप ऐसे समझेंगे। ठीक है, एक पूर्व पद, एक उत्तर पद और एक समस्त पद। अब मैं आपके लिए यहां पर सबसे पहले देशभक्ति, देश भक्ति, तो देशभक्ति शब्द जो है, अब जब आप इसको पूर्व पद और उत्तर पद में बांटेंगे, जब आप इसको देश के लिए भक्ति, आपको यहां पर बताया गया है कि उत्तर पद प्रधान होता है और परसर्गों का लोप हो जाता है। तो यहां पर देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। ठीक है, तो दूसरा पद यानी कि उत्तर पद आपका प्रधान पद है, जो उत्तर पद है वो आपका प्रधान पद है। तो भक्ति जो है, देश के लिए भक्ति जो है वो आपका प्रधान पद है। और परसर्ग जो इसके बीच में लगे हुए हैं, के लिए एक आगे और मैं आपको शरण में आगत, शरण में आगत, तो क्या होगा? शरणागत। तो आगत शब्द जो है, शरण में आया हुआ, तो आगत शब्द जो है ये आपका प्रधान पद है। और यहां पर जो परसर्ग, जैसे परसर्ग क्या है? के लिए, मैं, का, इस तरह जो शब्द है के शब्द जो है इन्हें परसर्ग कहा जाता है। तो इनका यहां पर आप देख सकते हैं लोप हो जाता है, परसर्गों का लोप हो जाता है और सीधे सीधे जो उत्तर पद होता है वो प्रधान पद होता है। जैसे शरण में आगत यानी शरणागत, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। बिल्कुल इसी तरह लाखों का पति, लाखों का पति यानी कि लखपति। ठीक है, तो इस तरह के शब्द जहां पर आप पहले उसको उसका विग्रह करेंगे समास का, अगर आपको देशभक्ति शब्द वहां पर दिया है और आप उस समास, उस शब्द का विग्रह करेंगे, यानी कि आप लिखेंगे देश के लिए भक्ति, तो आप देख रहे हैं भक्ति किसके लिए है? देश के लिए, यानी कि जो भक्ति शब्द है ये यहाँ पर प्रधान पद है और
परसर्ग इन दोनों के बीच में लुप्त हो चुके हैं, यानी कि ये जो परसर्ग हमने यहाँ पर यूज किए हैं, देश के लिए भक्ति, शरण में आगत, लाखों का पति, तो इस तरह के जो यहाँ पर परसर्ग दिए हैं इनका यहाँ पर लोप हो चुका है। देशभक्ति, शरणागत, लखपति, तो ऐसे जब आप विग्रह करके देखेंगे, जब आप देखेंगे कि यहाँ पर परसर्गों का लोप हो जा रहा है और आपका जो उत्तर पद है वो प्रधान पद दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आप बता देंगे कि तत्पुरुष समास आएगा। ठीक है, तो देश में देशभक्ति जो शब्द है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कहीं पर भी देश की ओर संकेत नहीं किया गया है, देश के लिए जो भक्ति है उसकी तरफ संकेत किया गया है। और इसी तरह शरण में आगत, यानी कि शरण में आने के ऊपर जोर दिया गया है, ना कि शरण की तरफ जोर दिया गया है। और यहाँ अगला जो है लाखों के ऊपर नहीं यहाँ पर जोर दिया गया है, जो पति है यानी कि जो उनका मालिक है उसके तरफ, जो उनका स्वामी है उसकी तरफ यहाँ पर जोर दिया गया है, तो इसीलिए आपका जो उत्तर पद है वो प्रधान पद आपका कहलाएगा। और तत्पुरुष समास में जैसे कि आपने देखा है, मैंने पिछले सेशन में बहुत अच्छे से आपको तत्पुरुष समास के उपभेदों के बारे में बताया है। और तत्पुरुष समास के 6 उपभेद होते हैं। कौन कौन से 6 उपभेद होते हैं फटाफट से यहाँ पर लिख लेते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में उसको पढ़ेंगे हम। आपने अपनी कॉपी में लिखा होगा, आप एक बार चेक कर लीजिए अपनी कॉपी में, वहीं से पढ़ना शुरू कीजिए। और जो चीजें आपको लगता है नई है उनको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। सबसे पहला है कर्म तत्पुरुष, नंबर 2 करण तत्पुरुष, नंबर 3 संप्रदान तत्पुरुष, नंबर 4 अपादान तत्पुरुष, नंबर 5 संबंध तत्पुरुष, नंबर 6 अधिकरण तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, ये हमने तत्पुरुष समास के उपभेद पहले भी अपनी कॉपी में पढ़े हैं। और यहाँ पर हमने जैसे कि बताया था, तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है या परसर्गों का लोप हो जाता है। आप यहाँ पर परसर्गों को कारक चिन्ह भी कह सकते हैं, ठीक है, कारक चिन्ह भी कह सकते हैं। और अपनी कॉपी में आपने इससे पहले कारक चिन्ह ही लिखा हुआ है। तो तत्पुरुष समास में जैसे कि मैंने आपको बताया कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, तो उसी के आधार पर, क्योंकि कारक चिन्ह जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर पढ़ा, सबसे पहले के लिए आया, फिर मैं आया, फिर का आया, और भी शब्द हो सकते हैं कारक चिन्ह। तो उन्हीं कारक चिन्हों की विभिन्नता के कारण तत्पुरुष समास को 6 उपभेदों में बांटा गया है। सबसे पहले कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण, तीसरा संप्रदान, चौथा अपादान, पांचवा संबंध और छठा अधिकरण। तो सबसे पहले अलग अलग जो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह है, अलग अलग जो कारक चिन्ह है, जैसे अगर आप कर्म तत्पुरुष का जो विभक्ति चिन्ह है वो आपका है को, ठीक है। अगला जो करण तत्पुरुष का है विभक्ति चिन्ह वो है से या के द्वारा। उसके अगला जो आपका संप्रदान तत्पुरुष है उसका है के लिए। अगला जो है अपादान उसका है केवल से। उससे अगला जो है संबंध तत्पुरुष उस पे है का, के, की। और उससे अगला जो है अंतिम उसका आपका है मैं, पर। ये जो कारक चिन्ह है या ये जो विभक्ति चिन्ह है
इनका इसमें लोप हो जाता है। तो एक बार हम इसको फिर से रिवाइज करेंगे। आज हमने जितना पढ़ा आप उसको घर में जरूर पढ़िएगा। तो बच्चों, आज के सेशन में हमने तत्पुरुष अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ा, और तत्पुरुष समास के जो उपभेद हैं उनके बारे में हम अपने अगले सेशन में पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आप इसको एक बार जरूर अपने घर में रिवाइज कीजिए। तत्पुरुष समास के जो उपभेद हैं इन्हें फिर जब हम कल अपनी क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, तो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। तो आज का सेशन जो है हमारा वो यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।